हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, कैसे हम कैपेसिटर बैंक लगाएंगे और रिएक्टिव पावर कंपनसेशन करेंगे और पावर फैक्टर इम्प्रूव करेंगे। तो हमने डिस्कस किया था उसमें कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपके कैसे होते हैं कि कैपेसिटर की रेटिंग आपको निकालनी होगी, कुछ पर्टिकुलर लोड होंगे, उसका कुछ पावर फैक्टर होगा और वो पावर फैक्टर हमको इम्प्रूव करना है अगर, तो किस रेटिंग का, मान लें कुछ पावर फैक्टर था और कुछ इम्प्रूव करके कुछ ले जाना है, तो उसमें कितना कैपेसिटर लगेगा, कितनी रेटिंग का। तो एक इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एक न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है, बिल्कुल प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है। तो जैसा देख सकते हैं आप कि हमारे पास दो लोड हैं, बहुत सारे लोड होते हैं पैरेलल में, जब इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो मान लेते हैं दो लोड हैं हमारे पास। इन दोनों लोडों, जो भी लोड हैं उनके बारे में कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन है, टू बैलेंस लोड आर कनेक्टेड टू 240 kV 60 हर्ट्ज लाइन। ये 240 kV 60 हर्ट्ज लाइन है, दो बैलेंस लोड जो है हमारे कनेक्टेड है। इसके बारे में क्या कहता है, लोड 1 ड्रॉज 30 किलोवाट एट पावर फैक्टर 0.6 लैगिंग। ठीक है, तो जो लोड 1 है आपका वो रियल पावर ड्रॉ करता है 30 किलोवाट एट पावर फैक्टर 0.6 लैगिंग। ठीक है, लोड 2 क्या है, लोड 2 ड्रॉज 45 kVAR, मीन्स ये रिएक्टिव पावर आपका ड्रॉ कर रहा है 45 kVAR। तो आपको यूनिट से पता होना चाहिए कौन सा पावर है, kVAR है तो रिएक्टिव पावर है, एट पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग। ठीक है, दोनों लोड अलग अलग पावर फैक्टर पे काम कर रहे हैं, अलग अलग पावर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इतना इनके बारे में दिया हुआ है। डिटरमाइन आपको क्या करना है, फर्स्ट द कॉम्प्लेक्स रियल एंड रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द कंबाइंड लोड। ठीक है, तो अब ये दोनों लोड मिल के सप्लाई से कितनी पावर ले रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स पावर, रियल पावर और रिएक्टिव पावर कितना वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये दोनों लोड मिल के। और फिर जो कंबाइंड लोड होगा, ठीक है, उसका पावर फैक्टर भी कितना होगा, कितने पावर फैक्टर पे काम करेगा वो। तो यहाँ मैंने एक बनाया हुआ है, तो ये कुछ इन दोनों कंबाइन करेंगे तो एक कंबाइंड लोड होगा जो एक पर्टिकुलर पावर ड्रॉ कर रहा होगा सप्लाई से और कुछ पावर फैक्टर पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन है, तो कितनी लाइन करंट ले रहा है सप्लाई से, वो भी हमको फाइंड करना है। और लास्ट वही जो हम करने वाले हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर डेल्टा कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड टू इंक्रीज द पावर फैक्टर टू 0.9 लैगिंग। तो ये कंबाइंड लोड जो हुआ, जो हमने इन दोनों लोड को मिला के किया, ये इसका जितना भी पावर फैक्टर है कंबाइंड करने के बाद हम देखेंगे कितना आएगा, हमको पता नहीं भी, क्योंकि हमको अलग अलग लोड का पावर फैक्टर पता है। तो कॉम्बिनेशन का पावर फैक्टर जो भी आएगा उसको अगर 0.9 पावर फैक्टर तक हमको लेके जाना है तो हमको एक कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ा है डेल्टा में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि इस कैपेसिटर जो है, ईच कैपेसिटर, उनकी रेटिंग क्या है। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे हम। क्वेश्चन समझ गए, दो लोड अलग अलग है हमारे पास, दोनों के बारे में दिया हुआ, अलग अलग पावर फैक्टर है, अलग अलग पावर रेटिंग्स है। उसके बाद जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो सप्लाई से कितना पावर लेता है, कितना कॉम्प्लेक्स पावर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर हमको फाइंड करना है। लाइन से कितनी करंट ले रहा है वो सप्लाई से, वो फाइंड करना है। और कंबाइंड जो लोड है उसका जो भी पावर फैक्टर है उसको अगर 0.9 पावर फैक्टर तक हमको पहुँचाना है तो कितने रेटिंग का हमको कैपेसिटर चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहले लोड 1 के बारे में दिया हुआ हमें कि P1 जो पावर वो ले रहा है, ड्रॉ कर रहा है 30 किलोवाट, तो ये हमारा रियल पावर हो गया और पावर फैक्टर दिया हुआ था 0.6। ठीक है, तो हमको ये रिलेशंस तो पता है कि P1 = S1 cos θ1। तो यहाँ से जो अपरेंट पावर है आपकी S1 वो आ जाएगी P1 / cos θ1 50 kVA, और Q1 भी आपको मालूम है, S1 मालूम है, तो S1 sin θ1। यहाँ से Q1 आ गई 50, S1 हमारा मिल गया, और cos θ1 0.6 है तो sin θ1 0.8 हो जाएगा, तो 50 × 0.8 40 kVAR। ठीक है, तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स पावर S = P + jQ। P आपके पास 30 किलोवाट था, Q आपने यहाँ निकाल लिया, दैट इज़ 40, तो 30 + 40 J। ठीक है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स पावर हो गई फर्स्ट लोड की, लोड 1 की। ठीक है, अब यहाँ जो 1 और 2 लिख रहे हैं, ये मत समझिए आपकी 2 मतलब पावर फैक्टर इंप्रूव होने वाला, ये दोनों लोड के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम।
ठीक है। अच्छा, पहले लोड के बारे में हो गया, कॉम्प्लेक्स पावर इतना वो ले रहा है। सेकंड लोड की बात करें, सेकंड लोड में गिवन डेटा क्या है, वो है आपका रिएक्टिव पावर Q2 इक्वल टू हम ले लेते हैं 45 kVAR, ये गिवन है, और किस पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, 0.8 पे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे Q2 मालूम है, पावर फैक्टर मालूम है, तो हम S यहाँ में निकाल सकते हैं, Q2 बाई साइन थीटा 2, ठीक है। तो साइन कॉस थीटा 2 अगर 0.8 है तो साइन थीटा 2 0.6 होगा, Q2 गिवन है 45, तो S2 निकल गया आपका 75 kVA, और P2 फिर हम निकाल लेंगे, P2 इक्वल टू S2 कॉस थीटा 2, 75 इंटू 0.8 गिवन है, कर दिया 60 किलोवाट, ठीक है। तो अभी सेकंड जो लोड था उसकी कॉम्प्लेक्स पावर क्या होगी, फिर से P2 प्लस JQ2, P2 हमने अभी निकाला 60 किलोवाट, और Q2 तो गिवन था 45, तो 60 प्लस J45, तो कॉम्प्लेक्स पावर हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। दो अगर लोड पैरेलल में है तो जो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर वो लेंगे सप्लाई से, और हम दोनों कॉम्प्लेक्स पावर को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका एक सिंपल मेथड है अगर आपको कॉम्बिनेशन का पावर फाइंड करना है, ठीक है। तो सो कॉम्प्लेक्स पावर अब्जॉर्ब बाय द कंबाइंड लोड, जो कंबाइंड लोड हमारा बनेगा तो उसने कितना किया, S1 और S2 दोनों के कॉम्प्लेक्स पावर हमने ऐड कर दिया, तो वो आया हमारा 90 प्लस J85, S1 S2 ऐड किया, सिंपल दोनों लोड के कॉम्प्लेक्स पावर। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पावर होती क्या है, P प्लस JQ। इसका मतलब कंबाइंड जो लोड है वो एक्टिव पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो 90 किलोवाट कंज्यूम कर रहा है, और जो रिएक्टिव पावर वो ड्रॉ कर रहा है वो 85 kVAR है। ये आपको ध्यान रखना है, इतना रिएक्टिव पावर कर रहा है और इतना वो एक्टिव पावर कंबाइंड लोड। तो अगर हम उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दें तो मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड यही आपका एपरेंट पावर होता है S, ठीक है। ये एपरेंट पावर हो गया 123 kVA, और ये 43.36 ये हो गया आपका पावर फैक्टर एंगल, पावर ट्रायंगल डायग्राम से हमारा आता है ये, ठीक है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हो गई, इतना हमारा हो गया कि भाई कितना कॉम्प्लेक्स पावर वो कंबाइंड लोड का है जो सप्लाई से ले रहा है। अच्छा है, यहाँ से एक चीज़ और हमको पता चल गई कि कंबाइंड लोड का पावर फैक्टर क्या है। तो कंबाइंड लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, कोसाइन ऑफ दिस 43.36, 0.7 और समथिंग आएगा, ठीक है। तो अब इसको हमको 0.9 ले जाना है। चलो उसके पहले एक क्वेश्चन और है लाइन करंट का, तो वो सिंपल है। लाइन करंट आपको मालूम है, जो एपरेंट पावर होती है वो होती है 3 फेज में √3 VL IL, ठीक है। तो यहाँ से IL सिंपल निकाल लेंगे, S हमारा निकल चुका है 123.8 √3, लाइन वोल्टेज दिया हुआ था आपका 240 किलोवोल्ट, सीधे 297.82 मिली एम्पीयर आ गया, लैगिंग विद 43.3, क्योंकि पावर फैक्टर एंगल ये है तो इतने एंगल से वो लैग करेगा करंट हमारा वोल्टेज को, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 297.82 एंगल माइनस 43.36, अगर आप पोलर फॉर्म में लिखना चाहें, कंप्लीट एंगल फॉर्म में, ठीक है, करंट को। अच्छा, अब हमारे अपने मेन टॉप उस पर आते हैं कि हमारा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। तो अभी देख रहे हैं आप जो कंबाइंड लोड है उसका पावर फैक्टर इतना है, कॉस ऑफ दिस एंगल कुछ 0.7 के राउंड होगा, ठीक है। इसको हमको 0.9 लेके जाना है। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि QC जो रिएक्टिव पावर कितना कैपेसिटर हमारा सप्लाई करेगा कि ये पावर फैक्टर इतना से 0.9 हो जाए। तो जो नया पावर फैक्टर है वो 0.9 है, तो पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, थीटा न्यू कॉस इनवर्स 0.9 25.8, ठीक है। तो हम अपने फॉर्मूले पे जाते हैं कि भाई जो कैपेसिटर है वो कितनी रेटिंग उसको सप्लाई करनी है, QC इज इक्वल टू रिएक्टिव पावर जो सप्लाई करेगा कैपेसिटर, वो हमारा फॉर्मूला था P जैसे एक्टिव पावर tan थीटा ओल्ड माइनस tan थीटा न्यू, जो इम्प्रूव पावर फैक्टर एंगल है। तो tan थीटा ओल्ड मतलब क्या, जो कम्बाइनेशन ऑफ लोड का कंबाइंड लोड का एंगल था, दैट इज 43.36, ठीक है। और अब इसको हमको करना कितना है, इसको हमको करना है 25.8, ठीक है। तो ये हमारा पुराना वाला एंगल हो गया 43.36, और ये हमारा इम्प्रूव्ड वाला एंगल हो गया, ठीक है। और 90 किलोवाट आपका कॉम्बिनेशन का P आया था, आपने जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन पावर लिखी तो ये आपका P90 किलोवाट था, ठीक है। हमने फॉर्मूले में पुट किया सीधे, हमारा इतना kVAR आ गया जो रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आगे हमारा प्रोसेस क्या था, चूँकि ये 3 फेज है तो अब पर फेज हमको कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है कैपेसिटेंस का,
तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड बाई 3 कर दिया पावर को, तो वो हो गया 13.8 kVAR। ठीक है, और फिर सिंपल हमारा जो फॉर्मूला आया था वही Q इजकल टू वी स्क्वायर बाई एक्सी से वहाँ से करेंगे, तो C इजकल टू QC डैश डिवाइड बाई ओमेगा VRMS का स्क्वायर। QC का हमारा आया है ये 13 के, इसको वैल्यू लिख दी 2 पाई f ओमेगा की वैल्यू, f 50 हर्ट्ज नहीं 60 हर्ट्ज दिया हुआ था क्वेश्चन में, 60 है, और ये VRMS सीधे लाइन वोल्टेज का स्क्वायर। चूँकि क्वेश्चन में था कि कैपेसिटर बैंक जो है वो डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है, इसलिए हमने सीधे उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, जो वोल्टेज की जगह पे यहाँ जो वोल्टेज है हमारे फॉर्मूले में वहाँ सीधे 240 kV यूज़ कर लिया लाइन वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। एक्चुअल में वो क्या होता है, फेज वोल्टेज चाहिए, ये जो फॉर्मूला है सी का, यहाँ चूँकि फेज कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं तो फेज वोल्टेज चाहिए, लेकिन चूँकि डेल्टा कनेक्टेड लोड था तो लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, तो हमने वही वैल्यू ले ली। अगर स्टार कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक होता तो यहाँ हमको V/√3 लेना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे हमको फिर V/√3 लेना पड़ता, तो ये 240 के V/√3 करते तो आपका कैपेसिटर आता। ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको कि कैपेसिटर बैंक आपका कैसा स्टार कनेक्टेड है या फिर डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें अगर सिंगल फेज होती हैं तो कुछ नहीं था, आप सिंपल पावर निकालते, जो कॉम्प्लेक्स पावर होती तो वहाँ से आपको सीधे जो QC आता उसको आपको 3 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधे फॉर्मूले में रख देते। जो भी QC पहली बार हम निकालते ऐसे इस फॉर्मूले से सीधे उसी QC को यूज़ करते इस फॉर्मूले में डाल देते, और V तो वही होता जो भी सप्लाई का वोल्टेज होता। तो सिंगल फेज में कोई ज़्यादा चक्कर नहीं है। 3 फेज सर्किट में यही हमको ध्यान देना है कि P और Q, क्योंकि प्रैक्टिकल जो आपका सिनेरियो होगा उसमें बहुत सारे लोड होंगे पैरेलल में कनेक्टेड, तो ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर कितना है, मतलब कंबाइंड लोड जो है वो मिल के कितना पावर फैक्टर फॉर्म कर रहा है, तो ओवरऑल सिस्टम का रियल पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, ओवरऑल लोड जो है वो रिएक्टिव पावर कितना ले रहा है और उसका कितना पावर फैक्टर है। ठीक है, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कितने का कैपेसिटर बैंक हमारा लोड के पैरेलल लगे कि पावर फैक्टर हमारा जो भी रिक्वायर्ड हमको हो उतनी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता हो कि कुछ दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे, और फिक्स है लगभग जहाँ भी ये टॉपिक है जिस भी सब्जेक्ट में वहाँ इसके न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आते ही हैं, या फिर कोई भी इसका टॉपिक। ठीक है, आपको फिर डाउट होगा तो हमें मैसेज कर सकते हैं।